हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वंस मोर यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैक्स। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं CHSL का एक पेपर जो कि हुआ था 2020 में। तो 2020 में CHSL के कुल 36 पेपर हुए थे। उस 36 पेपर में से कराएंगे तो हम सारे के सारे कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम के पहले हम 36 पेपर डिस्कस कर लें, और उसकी शुरुआत कर रहे हैं आज से। और आज हम CHSL का पहला पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। और चलिए आप लोग डिस्कस करिए, और आपको जो सुझाव हो वो सुझाव देते रहिएगा। और एक चीज़ और, अगर आप प्रीवियस पेपर्स नहीं देख रहे हैं, जैसे CGL का एक पेपर मैंने डिस्कशन कराया, अगर आपने वो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, सारे के सारे पेपर्स का लिंक दिया हुआ है। आप CGL का भी और CHSL का दोनों का डिस्कस करते रहिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। और चैनल से आप टेलीग्राम चैनल से या इंस्टाग्राम चैनल से, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगे, इसके क्वेश्चंस अपलोड हैं। आप क्वेश्चंस डाउनलोड कर लीजिए या मोबाइल में देख करके ही आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही डिस्कशन देखिए तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। और ये काम दोनों में करिएगा, CGL में भी और CHSL में भी। अगर CGL का पेपर आपने नहीं देखा तो फिर पिछले वीडियो में तमाम सब जो प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, लिंक लगे हुए हैं, सारे आप देख डालिए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज आपका CHSL का पहला पेपर। तो ये रहा आपका CHSL 2020 का पहला सेट, जिसको हम लोग करने चल रहे हैं। तो धीरे धीरे शुरू करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर आने वाला है पहला क्वेश्चन, और ये रहा आपका CHSL 2020 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक इडियम दिया हुआ है, उसकी मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है। इडियम क्या है? ऑन टेंटर हुक्स। तो ऑन टेंटर हुक्स, इसका क्या मतलब होता है? तो ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में, बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त, बहुत ज़्यादा परेशान, तो तनावग्रस्त हो जाता है। ठीक है, तो तनावग्रस्त स्थिति के लिए यहाँ पर सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सा होगा? वेरी टेंस। ये एंग्री होगा नहीं, हैप्पी और सैड नहीं होगा, ये सब बेकार के हो गए। ठीक है, तो आपका पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो गया? वेरी टेंस। चलिए दूसरे वाले चलते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पूछा है सिनोनियम, और वर्ड दिया क्या है? वर्ड दिया है राई। तो राय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घुमावदार। ठीक है ना, राय का क्या मतलब होगा? रही। राय का मतलब होता है कि टेढ़ा मेढ़ा, सॉरी, राय का मतलब हो जाता है टेढ़ा मेढ़ा। ये आया टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ा लिखते नहीं बनेगा, आप समझ जाइएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। टेढ़ा मेढ़ा। तो टेढ़ा मेढ़ा का सिनोनियम इसमें क्या होगा? तो सिनोनियम देखिए, फोर्थराइट का मतलब होता है एकदम फ्रैंक, और फ्रैंक का मतलब नहीं, ये दोनों तो एक जैसे हो गए, फोर्थराइट और फ्रैंक। स्ट्रेट का मतलब क्या हो गया? सीधा, तो ये तो अपोजिट में आ जाएगा राय का। क्रूक्ड का मतलब क्या होगा? टूटा फूटा, टेढ़ा मेढ़ा। तो यही होगा आपका सही आंसर। तो राय का क्या हो गया आंसर? ये हो गया क्रूक्ड, आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़ के देख लीजिए क्या है। पढ़ने की वजह से मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये है जम्बल्ड सेंटेंस। तो पैराग्राफ है, उसमें जम्बल्ड ऑर्डर में दे दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है ये आप जानते हैं। तो सीधे पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को। और हमारा क्वेश्चन है आपके सामने, पढ़िए। ए में लिखा हुआ है कि ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस। शुरुआत किससे हुई? ही से। हमें इसका नाउन मिल जाए तो अच्छा है। ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस, वो एक छोटे से घर में रहता था, नियर द मेन रोड ऑफ अ विलेज। ठीक है, ये उसके घर की बात हो गई, स्मॉल हाउस की बात हो गई। दूसरा है एज बोथ ही एंड हिज वाइफ। अभी उसके वाइफ की चर्चा ही नहीं हुई, तो पहले उसकी पत्नी मिलेगी तभी यह सेंटेंस आएगा, इसके पहले नहीं आएगा। तो पहले उसको उसकी पत्नी से मिलवाओ भाई, शादी वादी कराओ उसकी, तब तो यह सेंटेंस आएगा।
वर्कड हार्ड दे मेड अ स्मॉल फॉर्चून। तो यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, स्मॉल फॉर्चून मतलब क्या हुआ, कमाए धमाए, घर वर अच्छा बनवाए, थोड़ा सा पैसा वैसा जमा किए, सुख सुविधा से रहने लगे, ये हो गई स्मॉल फॉर्चून। तो साथ में दोनों ने काम किया और अच्छा खासा पैसा वैसा कमाया, थोड़े अमीर अमीर हो गए, थोड़े बढ़िया से रहने लगे। और सी में लिखा है बट, बट का मतलब क्या हुआ, अब ये अपोजिट में चला जाएगा, कंट्रास्ट में, सीधे उल्टा विरोध में जाएगा। तो बट वन थिंग कॉज्ड देम ग्रेट सॉरो, एक चीज का उन्हें दुख था। अब देखिएगा मैं इसको डिलीट करके फिर से दे रहा हूं आपको। यहाँ देखिए बी में क्या सिचुएशन है, बी में वो दोनों क्या है, सुखी हैं, ठीक, बी में सुखी हैं, और सी वाले में दोनों क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अब सोचिएगा डी में दोनों क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ये सारों की बात है। तो अब यहाँ इसके पहले बट भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि बी के ठीक उल्टा जा रहा है सी। तो हमें करना क्या पड़ेगा, बी के बाद ही सी लगाना होगा, ये बात आप तय रखिएगा। बी और सी का कॉम्बिनेशन पक्का हुआ, ठीक है। अब बी और सी कहीं पे मिल रहा है क्या, ए में क्या हुआ, बी डी ए सी है ना, इसमें क्या हुआ, बी ए सी डी है, इसमें क्या हुआ, ए बी सी डी है, ए बी डी सी है। तो फिर आपका आंसर क्या होगा, बी के बाद सी वाले में एक डी ही मिलेगा और कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि बी के तुरंत बाद सी केवल डी में है। हमारा अरेंजमेंट तो यहीं ख़त्म हो गया। इसको कहते हैं थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करना, IQ लगाना। जब हमारा एक सेट बन गया तो एक सेट ढूंढ लीजिए किस ऑप्शन में है। अगर एक ही ऑप्शन में है तो बस हो गया, काम खत्म आपका। और अगर BC किसी दो में आया होता तो हम एक आध स्टेप और आगे बढ़ते। तो आंसर कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको आपका अरेंजमेंट करा देता हूँ, ठीक है। अब जो टाइम लगेगा आपको समझाने में लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डी में देखिए क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर ही गॉट मैरिड ही स्टार्टेड अ टेलर शॉप। शादी यहाँ हो रही है, अब डी में शादी हो रही है तो इसका मतलब हुआ कि डी वाला जो है वो बी के पहले आना चाहिए, ठीक है ना। बी में क्या लिखा था, बोथ ही एंड हिज वाइफ, तो अब इसके पहले शादी होगी तो डी पहले आएगा, मतलब बी के पहले डी आएगा। 3 सेट हो गया, DBC हो गया। अब इसके अब जो बचा ए, तो ए क्या करेंगे, DBC के बाद लगाएंगे या DBC के पहले। तो ए में लिखा हुआ ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस, ये घर के गांव के मेन रोड के पास एक छोटे से मकान में रहता था। तो अभी वो छोटे से मकान में अकेले रहता था, तो इसका मतलब शादी होने के पहले की घटना है वो, तो ए पहले आ जाएगा। इसके पहले वो अकेले रहता है तो शादी होने के पहले रहता होगा ना, तो ए लगा दिया, ADBC लगा दिया। इस तरह से ये अरेंज हो गया, हालांकि आंसर पहले ही मिल चुका था। तो ये आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं क्लोज, बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वैसे भी ब्लैंक दिख रहा था तो समझ में आ गया था खाली जगह भरनी है, लेकिन खाली जगह भरने के लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन है इट इज क्लेम्ड दैट इफ यू टेक अ सर्टेन होम्योपैथिक मेडिसिन, ऐसा दावा किया जाता है कि अगर आप एक कोई दवा थी, उस होम्योपैथिक दवा को लेते हैं तो इट विल डैश यू अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो यहाँ देखिए दवाई लिखी हुई है, ठीक है, ये है दवा, और कोरोना वायरस के अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ कि किसी वायरस किसी बीमारी के अगेंस्ट क्या होगी, दवाई किसी बीमारी के अगेंस्ट क्या करती है, आपको इम्यून करती है। एक ही ऑप्शन है इसमें मेडिकल साइंस का। अब देखिए जैसे है फोर्टिफाई, ये भी मजबूत करता है, लेकिन फोर्टिफाई करना दुर्गीकरण हो जाता है। तो जो खतरे से बचने के लिए जो हम दीवार वगैरह बना करके मजबूती लाते हैं वो फोर्टिफाई करना होता है। रेनफोर्समेंट मतलब ये भी सुदृढ़ीकरण होता है, ये भी मजबूतीकरण होता है, ठीक है। तो लेकिन ये इम्यूनिटी के सेंस में नहीं आता है भाई, ये बायोलॉजी का है, तो रेनफोर्स बायो का नहीं है। शेल्टर का मतलब शरण लेना, ये भी नहीं होगा, तो ये बाकी तीनों नहीं होंगे। इम्यूनिटी के सेंस में, वायरस वगैरह के सेंस में सबसे सुटेबल वर्ड क्या होता है, इम्यून कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। 5 में है कि इसके लिए एक वर्ड ढूंढिए, एक सेंटेंस दिया हुआ है ये, इसके लिए आपको एक वर्ड ढूंढना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि दैट विच इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड और अंडरस्टूड, कोई ऐसी चीज़ है जो लिखी हुई है जिसको आप पढ़ नहीं पा रहे हैं या जिसको समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक। तो जिसको आप पढ़ या समझ नहीं पा रहे हैं उसके लिए कौन सा वर्ड लगाते हैं। तो पहले देखते हैं, चलिए चारों वर्ड क्या हैं। पहला वर्ड
इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल का मतलब होता है जो समझ में आ जाए, और अनइंटेलिजिबल का होता है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो यहाँ लिखा इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, यहाँ लिखा ना इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, इसमें रीड भी है और अंडरस्टूड भी है। ठीक है, तो जो समझ में आ जाए वो लिखा हुआ, तो इसमें एक चीज़ हो गया, अंडरस्टूड के लिए तो इंटेलिजिबल हो जाएगा, लेकिन बीइंग रीड के लिए नहीं हो पाएगा। कोई ऐसी चीज़ है जो पढ़ी भी नहीं जा पा रही है, इतना गंदा लिखा हुआ है कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो इंटेलिजिबल नहीं होगा। और दूसरी बात क्या होगा, इंटेलिजिबल ना होने का एक कारण क्या है, यहाँ लिखा इनकेपेबल। इनकेपेबल का मतलब क्या हुआ, जो आपको समझ में ना आए, और इंटेलिजिबल का मतलब होता है समझ में आए। हमें डर ये है कि आप लोग कहीं ए वाले ऑप्शन पर ना चले जाएं, इसलिए उसको थोड़ा अच्छे से समझा लूँ कि क्यों नहीं होगा। इंटेलिजिबल का मतलब होता है जो चीज़ समझ में आए, और यहाँ पर अंडरस्टूड के पहले क्या लिखा हुआ, इनकेपेबल। इनकेपेबल का मतलब हुआ जो समझ में ना आए, तो पहला वाला आंसर तो उल्टा जा रहा है, हालांकि धोखा बड़ा खूबसूरत था लेकिन गलत है वो। दूसरा है इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब होता है कि इतना खराब हैंड राइटिंग कि वो कोई पढ़ के समझ में ना पाए, ना समझ पाए, तो आपका आंसर ये वाला तो हो गया। इंडेलेबल का मतलब हुआ डिलीट से बना हुआ, डिलीट जिसको मिटा सकते हैं, इंडेलेबल जिसको मिटाया नहीं जा सकता। इलीगल का मतलब क्या हुआ, लीगल का अपोजिट है, जो गैर कानूनी हो। ठीक है, तो आंसर कौन सा आया, सबसे सुटेबल आंसर आपका क्या है, बी है। हालांकि चारों ऑप्शन की मीनिंग बताना जरूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट, ये एक सेगमेंट अंडरलाइन किया हुआ है, उसी वाले सेगमेंट को आपको इंप्रूव करना है। तो पढ़िए क्या लिखा, इफ़ ही डजंट रीच द स्टेशन टाइम, अगर वो स्टेशन टाइम से नहीं पहुंचता तो ही वुड श्योर मिस द ट्रेन। तो पहली बात वुड नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ डज नॉट लगा हुआ है। डज नॉट किस में है, प्रेजेंट में है, तो ये वुड नहीं होगा। फिर ये किस में आना चाहिए, ये विल में आता। ठीक, तो ये प्रेजेंट में, शर्त प्रेजेंट में है तो विल में होना चाहिए, वुड होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, श्योर की जगह क्या होना चाहिए, श्योरली होना चाहिए, क्योंकि एडवर्ब होगा। मिस द ट्रेन वर्ब है, तो श्योरली क्या हो जाएगा, उसको वर्ब का एडवर्ब लगाना चाहिए, तो विल लगाना होगा और श्योरली लगाना होगा। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको। विल श्योर मिसिंग, बिल्कुल नहीं, विल के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो लगती नहीं है। विल श्योरली मिस, यही हम ढूंढ रहे थे। नो सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता। वुड तो हमने कहा ही था कि गलत है, ये हो नहीं पाएगा। तो फिर आपका ऑप्शन इसमें कौन सा हुआ, ये ऑप्शन हुआ बी। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज लाइक दैट। ये क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बतानी है, और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। चूँकि लंबा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, इसलिए इसको मैंने आधे पर तोड़ दिया है, स्प्लिट कर दिया है। लिखा है अंजू सेड टू विजया, देखिए यहाँ पे लिखा है सेड, मेन चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा है सेड, हमको थोड़ा रफ करने के लिए जगह चाहिए थी इसलिए बीच में छोड़ दिया। सेड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ये जो इन रिपोर्टेड में है वो एक स्टेटमेंट है। यू कैन स्टे विद अस व्हेन एवर यू आर इन दिल्ली, जब भी आप दिल्ली आओ तो हमारे साथ रह सकती हो, ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है तो सेड की जगह पर क्या आ जाना चाहिए, हमको मिल जाना चाहिए टोल्ड, एक चेंज ये हो गया। और जहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगा है यहाँ पे क्या लगना चाहिए, दैट लगना चाहिए। दूसरा जो यू है, यू कौन होगा, यू है विजया, तो विजया क्या हो गई, लड़की है, सी हो गई। और जो कैन है, कैन की जगह क्या हो जाना चाहिए, कुड होना चाहिए, इतनी चेंज। और अस भी चेंज होगा, अस कौन हो जाएगा, देम हो जाएगा अंजू के अकॉर्डिंग। और यू कौन हो गया, फिर विजया है तो सी होना चाहिए, आर है, आर का वाज होना चाहिए। इतने चेंज हमको चाहिए, ध्यान दीजिएगा। कितने चेंज, सेड का टोल्ड होगा, इन्वर्टेड कामा दैट होगा, यू का सी होगा, कैन का कुड होगा, अस का देम होगा, और फिर इस वाले यू का सी होगा, और आर का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। और ये ढूंढते हैं हम अपने ऑप्शन में, ये रहा आपका ऑप्शन 4। ठीक, क्वेश्चन आपके दिमाग में है। अंजू टोल्ड विजय दैट सी कुड, देखिए ये सी लगा, कुड लगा, स्टे लगा, देम लगा, इतना सब कुछ सही है। व्हेनेवर यू वर इन दिल्ली, तो यू बदलना चाहिए था, ये ऑप्शन गलत हो गया। चलिए दूसरा, अंजू टोल्ड विजय दैट शी कुड स्टे विद देम, ये भी सही है। व्हेनेवर शी वाज इन दिल्ली, देखिए सी बदला, वाज बदला, ये सही होगा। देखिए गलत का निशान लगने जा रहा था। आपका जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है।
सी गलत क्यों है, देखिए ये कैन लगा हुआ है इसलिए गलत है, और डी में देखिए यहाँ भी कैन लगा हुआ है, ये गलत हो गया। तो हमको एक चीज़ मिल गई बस, ये गलत और ये वाला गलत, क्या यहाँ यू नहीं चेंज किया, 3 गलत हो गए, तो बाकी एक हमारा बी वाला जो है वही सही बचा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूरा स्क्रीन पे आ गया। चलिए अच्छी बात है। इसमें करना है कि एक अंडरलाइन पार्ट दिया हुआ है, देखिए ये पैलेस को अंडरलाइन करके दिया हुआ है, इसी को पूछा जा रहा है कि इसकी जगह पर क्या कोई दूसरा वर्ड आना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या मीनिंग है और आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। व्हाट अ पैलेस होम, तो देखिए पैलेस नाउन है, होम भी नाउन है, नाउन की विशेषता नाउन से नहीं बताई जाएगी, तो इसका मतलब हुआ पैलेस को आपको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। पैलेस को एडजेक्टिव बनाने का मतलब आप ये क्या बन जाएगा, पैलेस का एडजेक्टिव बनेगा पैलेसियल। पैलेसियल का मतलब जिस ऐसी जगह जहाँ पैलेस के जैसे खूब जगह होती है, बहुत बड़ा होता है, खूब बहुत बड़ी एरिया होती है, तो पैलेस की जगह जहाँ एरिया होगी पैलेस की तरह वो हो जाता है पैलेसियल। तो क्या सुटेबल ऑप्शन होगा आपका, ये हो गया, क्योंकि पुसी यहाँ होगा नहीं और पैलेटेबल होता है स्वादिष्ट, ये लगाना नहीं है, तो आपका आंसर क्या हुआ, सी हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वें के बाद ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा क्या जा रहा है, मैलिग्नेंट का साइनोनियम पूछा जा रहा है। ये जरूर देखना है साइनोनियम है कि एंटोनियम है। मैलिग्नेंट का साइनोनियम पूछा जा रहा है, और साइनोनियम मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है, बुरा, क्या होता है इसका मतलब, बुरा। ठीक है, तो बुरा के सेंस में यहाँ क्या आएगा, देखिए लविंग तो अच्छे सेंस में आ गया, हेल्दी अच्छे सेंस में आ गया, बेनिफिशियल परोपकारी होता है, ये तीनों अच्छे सेंस में है। बुरे सेंस में कौन है, केवल सी, तो सी हो गया। मैलिशियस का मतलब दुर्भावना से ग्रसित और जिसमें बहुत सारे दुर्गुण होते हैं। विशियस मतलब जिसमें बहुत सारे दुर्गुण, बहुत सारी कमियां होती हैं। तो मैलिग्नेंट का जो साइनोनियम है वो क्या होगा, विशियस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 में मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द एडियम। एक एडियम है उसकी मीनिंग पूछी जा रही है। एडियम क्या है, अंडर रैप्स। क्या पूछा है, अंडर रैप्स। अंडर रैप्स का मतलब क्या हुआ, गुप्त रूप से। ठीक है, ये क्या हो गया, गुप्त रूप से, तो ये हुआ गुप्त रूप से, गुप्त रूप से। अब इसकी आपको साइनोनियम ढूंढनी है, इसकी मीनिंग ढूंढनी है, तो अंडर एस्टिमेट नहीं होगा, सीक्रेटली ये हो सकता है, अंडर हैंड होगा नहीं, डबल लेयर्ड ये भी नहीं होगा, तो आपका क्या हो गया इसका आंसर, सीक्रेटली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया ये आ गया आपका स्पेलिंग का मामला, तो ये तो आप लोगों का सेगमेंट है, इसमें हमको हमारे पढ़ाने जैसा कुछ था भी नहीं। फिर भी इसमें पूछा है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इनकरेक्टली तो हमको सुपरफ्लुअस ही लग रहा है। सुपरफ्लुअस में क्या हो गया कि सुपर की तो आपको स्पेलिंग पता ही, फ्लुअस में होता FLU, पहले यू होता तब होता OUS। ठीक है, सुपरफ्लुअस में पहले LU होगा फिर OUS लगेगा, समझ में आ गया। तो ये आपकी स्पेलिंग गलत है, ए वाली, आपका आंसर क्या हुआ, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, तो 25 क्वेश्चन में 12 पर आ गए, तो करीब करीब हम लोग आधे पर आ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चा, और 12 में पूछा क्या जा रहा है कि इस सेंटेंस में कोई एरर बताइए। ठीक है, ये लास्ट में देख लिया हमने, यहाँ एरर लिखी हुई है, फिर ऊपर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। तो दीपूज मदर हैज़ रिपीटेड आस्क्ड हिम टू लोअर द वॉल्यूम ऑफ मोबाइल। ठीक है, इसमें क्या आंसर होगा, हैज़ रिपीटेड आस्क्ड हिम टू लोअर द वॉल्यूम ऑफ हिज मोबाइल। ठीक, दीपू की मदर ने रिपीट करके पूछा उससे कि टू लोअर द मोबाइल वॉल्यूम, मोबाइल का वॉल्यूम कम कर दो, ऐसा उन्होंने पूछा। ठीक है, मतलब समझ में आ गया। तो रिपीटेड और आस्क्ड दो वर्ब, देखिए यहाँ क्या लिखा है, रिपीटेड लगा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, आस्क्ड लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें आस्क्ड तो पूछा हो गया, लेकिन रिपीटेड में नहीं है। रिपीटेड हो गया ना कि बार बार, दोबारा, तिबारा, चौथी बार पूछी, ऐसे पूछी। तो जहाँ रिपीटेड है उस जगह पर, रिपीटेड की जगह पर होना चाहिए था एक्चुअली रिपीटेडली, होना क्या चाहिए, रिपीटेडली आस्क्ड हिम, मतलब क्या हुआ, दोबारा पूछा, तिबारा पूछा। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी, क्योंकि ये
ये वाला पार्ट सी में दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर से मत लगाइएगा। देखिए एक बड़ा खूबसूरत धोखा यहाँ भी है, ये वाला पहला पार्ट ए हो गया, ये वाला दूसरा बी हो गया, ये तीसरा हो गया सी। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो धोखा खा जाएंगे। आपको यहाँ देखना है, कहाँ दिखाना है सर, यहाँ देखना है। रिपीटेड यहाँ लिखा है, यही गलत है, तो देखना है रिपीटेड कहाँ है, इसके सी में दिया है, ये वाला ऑप्शन सी में करके दिया। मतलब यहाँ से टिक लगाइएगा, ऊपर से लगा के ये बी मान के लगा दीजिएगा तब तो धोखा हो जाएगी। आप यहाँ से लगाएंगे, यहाँ देखिएगा आपका जो ऑप्शन है वो ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है, वहाँ ढूंढिएगा, वहीं से मिलेगा। ठीक है, तो ये सी होगा, बी नहीं होगा। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये। तो इस अरेंजमेंट के क्वेश्चन को पहले ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग। अरेंजमेंट ये है, ये जंबल्ड सेंटेंस है, इसको अरेंज करना है और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ाते हैं हम इसको। अब स्क्रॉल करके यहाँ पहुँच गए। ये रहा आपका क्वेश्चन, आपको दिख तो रहा ही होगा आई थिंक पूरा का पूरा। चलिए, थोड़ा बहुत कटवर तो नहीं रहा है, सोच तो मैं ऐसे ही बनाया था कि कटना ना पाए। ठीक है, शायद नहीं कट रहा होगा। तो इस क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। इसमें क्या हुआ कि वी जेंटली पुट द फ्लैशिंग ब्लैक इनटू द नेस्ट। हमने उस फ्लैशिंग को बैक फ्लैश बैक मतलब क्या हुआ, इसको पुट बैक लिखा, दोबारा नेस्ट में रख दिया। तो दोबारा नेस्ट में रख दिया, इसका मतलब अभी कोई घटना घटनी बाकी है, कोई घटना घटी होगी। बी में है वन मॉर्निंग, एक सुबह ऐसा होता है कि वी फाउंड वन ऑफ द 4 फॉलन ऑन द ग्राउंड। हमने देखा कि एक जो है वो ज़मीन पर गिरा हुआ था, यही जो ज़मीन पर गिरा हुआ था इसको उठा के उन्होंने ऊपर रखा है। तो बी पहले वो ज़मीन पे नीचे गिरेगा, उसके बाद ए उठा के उसको ऊपर रखेंगे। बी के बाद ही ए लगना चाहिए, तो ए वाले में बी के बाद ए है और इस वाले में बी के बाद ए है नहीं, ये गलत हो गया। इसमें बी के बाद ए है, देखिए 2 मिल गया। ठीक है, 2 मिल गए, तो ये डी वाला तो ये गलत हो गया। हम इन दोनों पे सोचेंगे नहीं, हमारा ऑप्शन कौन हो सकता है, या तो ए या तो सी। तो बी के बाद ए होगा, ये बात तय हो गई। आगे लिखा है द रॉबिन कपल। रॉबिन कपल का मतलब क्या हुआ, चिड़िया है कपल में। तो बिल्ड अ नेस्ट इन आवर बरांडा एंड लेड 4 eggs। तो रॉबिन कपल ने हमारे बरामदे में एक नेस्ट बनाया और उसमें 4 अंडे दिए, इसी में से कोई अंडा नीचे गिरा होगा। इसका मतलब कि सी वाली घटना पहले होनी चाहिए, इनके भी मतलब बी ए के पहले सी वाली घटना होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि बी में एक अंडा जो है, एक बच्चा अंडा या बच्चा नीचे गिरा हुआ है, उसको इन्होंने ऊपर फिर से नेस्ट में रखा है। तो पहले गिरेगा तभी तो रखेंगे, इसके पहले घोंसला बनाएगा। अंडे दिया ना, सी में अंडे दिया और बी में कुछ नीचे गिरा और ए में इन्होंने उसको ऊपर रखा, तो जाहिर सी बात है सी पहले आएगा। और डी भी देख लेते हैं। वंस दे हैड हैच्ड। अब जब उनको हैच कर दिया गया, मतलब अंडों को हैच कर दिया गया, तो सी के बाद डी लगना चाहिए। तो सी के बाद डी होगा। सी में रॉबिन ने अंडे दिए, डी में अंडे हैच कर दिए गए, बच्चे आ गए। उसके बाद बी में एक बच्चा नीचे गिरा और ए में इन्होंने बच्चे को फिर से नेस्ट में रख दिया। तो सी डी बी है, ये रहा आपका आंसर, सी डी बी है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ए होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने कर लिया 13 क्वेश्चन, मतलब मोर देन हाफ आ चुके हैं। ये रहा हमारा 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन है इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। वंस मोर एरर का क्वेश्चन है, फिर ध्यान रखिएगा। देखिए, माई मदर जनरली रीड द लोकल न्यूज़पेपर टू कीप अब्रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ द लोकल न्यूज़। अब इसमें आपको गलती कहाँ मिलेगी वो मैं दिखाता हूँ कि ये लिखा है माई मदर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये लिखा है रीड, ये वर्ब है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब आपके पास लगी हुई है। अब आपको करना क्या चाहिए कि देखना है ये पास्ट इंडिफिनिट में होगा या प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। अगर पास्ट इंडिफिनिट होगा तो हम इसको वर्ब की सेकेंड फॉर्म मान लेंगे, और अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रीड में एस लगाना पड़ेगा। तो ये फैसला कैसे हो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट हो या पास्ट इंडिफिनिट हो, तो फैसला ऐसे देखा जाएगा, जनरली लिखा हुआ है। तो जनरली का मतलब क्या हुआ कि ये रूटीन है, ये हैबिट है। ठीक है ना, तो रूटीन और हैबिट में आने का मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में होना चाहिए, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होना चाहिए, इसका मतलब रीड में एस लगाना चाहिए था। अब रीड में एस लगाने का हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये देखिए डी में दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो गया, इसका हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा बड़ा है तो इसको हमने 2 हिस्से में कर रखा है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है,
क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इसकी पैसिव बनानी है आपको। पैसिव बनाने के लिए आपको ज़रूरत है कि क्वेश्चन क्या दिया है कि सेकेंडरी बोर्ड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब CBSE हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स। तो हैज़ लॉन्च्ड हमें चाहिए रफ करने की जगह बीच में, ठीक है ना, इसलिए बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी थी। तो हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस में जब हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो हम इसकी पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, या हैज़ होगा या हैव होगा, ठीक है। हैज़ को हैव में बदला जा सकता है, लेकिन इन दोनों के बाद क्या लगेगा, बीन लगेगा। हैज़ या हैव के बाद बीन होगा और इसके बाद हमें लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि किस वाले ऑप्शन में हैज़ बीन हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म आई है। ये रहा हमारा क्राइटेरिया, ठीक है। तो चलिए ढूंढिए, ऑप्शन ढूंढिए। ये रहा आपका आपके ऑप्शंस और आप करेक्ट आंसर इसमें ढूंढिए। तो पहले वाले में लिखा है कि इज लॉन्च्ड, भैया इज लॉन्च्ड नहीं होगा, जाहिर सी बात है। अभी हैज़ बीन लॉन्च्ड की बात होनी थी, ये हैड बीन है, ये भी नहीं होगा। पहला गलत, दूसरा गलत। तीसरा क्या है, ये देखिए हैज़ बीन लॉन्च्ड, और चौथा क्या है, विल बी लॉन्च्ड, ठीक है। तो विल बी लॉन्च्ड भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, यही है हैज़ बीन लॉन्च्ड। हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ख़त्म हुआ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ये खाली जगह है, खाली जगह को भरना है। लिखा है देव ज्योति शार्ट एनिमेशन फिल्म। देव ज्योति की जो शार्ट एनिमेशन फिल्म है डैश हाईलाइट्स द स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन इंडिया। तो देव ज्योति की जो ये एक शार्ट फिल्म है वो इन चीज़ों पर हाईलाइट करती है। तो इसमें आपको क्या ढंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये फिल्म सब्जेक्ट हो गया और ये हाइलाइट्स वर्ब लगी है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगी है, बीच में आपको मैनर ही लगाने की ज़रूरत है। तो इनकी जो शार्ट एनिमेशन फिल्म है वो भारत में गरीबों और अमीरों की जो कंट्रास्ट है, बहुत तेज़ कंट्रास्ट है, उसी पर हाईलाइट करती है, उसी पर प्रकाश डालती है। तो कैसे प्रकाश डालती है, स्ट्रिक्टली प्रकाश डालेगी नहीं, पोइग्नेंटली प्रकाश डालेगी, हाँ। मतलब क्या हुआ, मार्मिक ढंग से, बड़े ही दयनीय ढंग से, बड़ी मार्मिक ढंग से। केयरलेसली प्रकाश डालेगी, आप तारीफ कर रहे हैं, बुराई निंदा नहीं होगा। स्वीटली, अब इतनी गंदी चीज़ पर प्रकाश डालने के लिए स्वीटली वर्ड ठीक नहीं है। पोइग्नेंटली मतलब बड़े मार्मिक ढंग से इस चीज़ पर प्रकाश डाला है। तो ये आपका आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आया 17, ठीक है। अब थोड़ा समय बचा हुआ है, आप लोग घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन है 17 में आपको बताना है एंटोनियम, और वर्ड दिया है डेवियस, ठीक है। 17 में डेवियस का मतलब क्या होता है, घुमावदार। क्या होता है, घुमावदार, या इसको आप कह सकते हो धोखेबाज भी कह सकते हो, ये भी हो सकता है। डेविएट होना, आपने पढ़ा होगा, वर्ब पढ़ा होगा डेविएट। डेविएट होता है मार्ग से भटक जाना। तो ये घुमावदार या फिर धोखेबाज, दो सेंस में आप ले सकते हैं इसको, ठीक, घुमावदार या धोखेबाज। अब देखिए यहाँ पर कौन सा आपको लगाना है, याद रखिएगा एंटोनियम लगाना है, साइनोनियम तो इसमें कई मिलेंगे। एंटोनियम में देखिए डिसीटफुल क्या हो गया, साइनोनियम, धोखेबाज, तो ये लेकिन साइनोनियम है, ये आंसर नहीं होगा। अब स्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, सीधा, तो ये घुमावदार का अपोजिट हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा। श्रीउड का मतलब बहुत काइयाँ, तो ये तो धोखेबाज, ये तो सिमिलर टाइप का हो जाएगा। और कैलकुलेटिंग का कोई आंसर, कोई मतलब ही नहीं है। तो ए और सी जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, और पूछा जा रहा है एंटोनियम, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 18 में पूछा क्या, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसकी स्पेलिंग गलत हो। तो स्पेलिंग हमको दिख रही है इसकी गलत, 12th की। देखिए इसकी स्पेलिंग होती है 12, इसमें एफ लगाइए, TWELF लगेगा, उसके बाद TH लगेगा, समझ में आ गई। तो इसमें से एफ गायब है, बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है ये, और ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें एंटोनियम बताना है, किसका बताना है, सस्टेनेंस का। सस्टेनेंस का मतलब क्या होता है, निर्वाह कहते हैं जिसको, जीवन को आगे बढ़ाते जाना, खाते पीते आगे बढ़ते चले गए, तो ये सस्टेनेंस होगा। बताना है एंटोनियम, ठीक है ना। तो एंटोनियम स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, जब आपके पास खाने को ना हो और आप भूखों मर रहे हों। लिवलीहुड मतलब जीविका, ये सिमिलर हो जाएगा।
नरिशमेंट पोषण सिमिलर हो जाएगा, रिफ्रेशमेंट कुछ चाय पानी नाश्ता हो जाता है, ये सिमिलर हो जाएगा। तो इसमें तो आप भोजन कर रहे हैं, ये आपके आंसर नहीं होंगे। जब आप भूखों मरेंगे तब ये आपका आंसर होगा, क्योंकि सस्टेनेंस मतलब खा पी के जिंदा रहना होता है, स्टार्वेशन होता है भूखों मर जाना, तो अपोजिट में यही वाला आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 हो चुके हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि सेम वर्ड, एक वर्ड बताइए आप जिसका यही मतलब हो, गवर्नमेंट रन बाय द वेल्थी पीपल, गवर्नमेंट रन बाय द वेल्थी पीपल। तो ये तो अभी आप लोगों को पता होगा कि हमारे इसी चैनल पर एक 1.5 मिनट के 2-3 वीडियो हमने डाले थे, 1.5 मिनट के 2-2 मिनट के हैं, उसमें इस वर्ड को डिस्कस किया था। एक वर्ड आपको याद होगा मैंने डिस्कस किया है, छोटा सा वीडियो है, प्लूटार्की। तो मैंने प्लूटार्की डिस्कस किया है, तो मैंने ये बताया था कि आर्की और क्रेसी दोनों गवर्नमेंट के लिए लगते हैं। तो प्लूटार्की, अगर हमने प्लूटार्की लिखा है तो प्लूटोक्रेसी बात एक ही हुई, दोनों प्लूटार्की और प्लूटोक्रेसी एक ही है। जब धन से रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए तो क्या यूज करिए, प्लूटो। तो यहाँ क्या होगा, प्लूटोक्रेसी या प्लूटार्की, चाहे जो लगा होता दोनों सही होता। बाकी देख लेते हैं। मोनार्की का मतलब क्या होता है, एक तंत्र होता है राजा का शासन। प्लूटार्की मतलब क्या होता है, अमीर लोगों का शासन। एरिस्टोक्रेटिक मतलब एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, नोबल क्लास के लोग होते हैं, वो लोग गवर्नमेंट करते हैं। ओलिगार्की का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप होता है कुछ लोगों का, वो रूल करता है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या हुआ, बी। ठीक, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपका आंसर ये सही हो गया होगा, और नहीं कर पाए हो तो फिर आप अपने आप को समझिए हम क्या कहने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक, मतलब क्लोज टेस्ट का है ये। ठीक है, क्लोज टेस्ट है, तो एक पैराग्राफ होगा, खाली जगहें छोटी होंगी, वो आपको भरना होगा। तो पहले आप देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज है, अ ईयर इज़ हार्डली सफिशिएंट टाइम, एक साल मुश्किल से पर्याप्त समय होगा। मतलब यह हुआ, ध्यान रखिएगा, हार्डली सफिशिएंट का मतलब हो गया सफिशिएंट नहीं है, ये हार्डली निगेटिव है ना, जिसका मतलब हुआ कि वो सफिशिएंट टाइम नहीं है। फॉर अ मास्टर टू डैश अबाउट अ न्यू स्कूल, तो यहाँ टू लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, टू लगा है तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, पहली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट न्यू स्कूल, लीव एलोन एब्जॉर्व अ डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन लाइक डैश, ये हो गई। मोस्ट ऑफ द न्यू अपॉइंटीज, जो नए नए लोग अपॉइंट होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द न्यू अपॉइंटीज हैड नॉट सर्व्ड इन अ रेजिडेंशियल स्कूल, वो लोग ज़्यादातर रेजिडेंशियल स्कूल में सर्विस नहीं किए रहते हैं। एंड डैश टाइम टू लर्न, ठीक, आगे लिखा है, बट द शॉर्ट टेन्योर डिड नॉट अलाउ, शॉर्ट टेन्योर का मतलब बहुत जो थोड़ा सा समय होता है, वो डिड नॉट अलाउ डैश यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद देखिए फुल स्टॉप लगा है। दे कुड नॉट डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट एंड हिज डैश, तो एंड यहाँ लगा हुआ है, एंड के पहले क्या लिखा है, अंडरस्टैंडिंग लिखा है। देखिए फिर थोड़ा सा निशान लगाने में गड़बड़ हो गया, यहाँ लगा है एंड, तो एंड के पहले क्या चीज़ जोड़ रहा है, अंडरस्टैंडिंग को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग से मिलता जुलता वर्ड कोई होगा क्या, 25 पे अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड कोई वर्ड होना चाहिए, थोड़ा उसके आगे ही बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही जाएगा, सेम नहीं होगा, सिमिलर वर्ड लगाना है। जब एंड से दो चीज़ें जुड़ती हैं तो एंड के पहले और एंड के बाद में सिमिलर चीज़ें होती हैं पर सेम नहीं होती हैं, सेम मीनिंग की बिल्कुल मत लगाइएगा। तो चलिए हम लोग भरना शुरू करते हैं। हमारा पहला ऑप्शन, तो पहले ऑप्शन में हमने बोला था कि यहाँ क्या लगा है, टू लगा है, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए, वर्ब भरनी है। तो ये क्या है, लर्निंग लिखा है, ये होगी नहीं, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। लर्न क्या होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये भी नहीं होगा। लर्न में देखिए एस लगा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, हमारा आंसर सी होगा। 21 में क्या हुआ, 21 में ऑप्शन हुआ सी, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं 22 पर। तो 22 पे देखिए क्या आपको भरना है, 22 दिया है, इसमें माइन है, आर्स है, ठीक है। तो पहले 22 को पढ़ के एक बार देख लेते हैं। ये देखिए 22 है, 22 में कहा है कि यहाँ हो गया, लर्न अबाउट न्यू स्कूल, लीव एलोन एब्जॉर्ब अ डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन लाइक डैश, लाइक डैश मतलब क्या हुआ, हमारे जैसी। तो हमें यहाँ पजेसिव प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो हमारे जैसे पजेसिव प्रोनाउन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन आपके पास कितने हैं, दो हैं, एक माइन है, एक आर्स है, आर सेल्फ्स और हिमसेल्फ तो है नहीं। तो माइन और आर्स, इसमें क्या होना चाहिए, देखिए वी का जिक्र तो हुआ है लेकिन आई का जिक्र नहीं हुआ है, तो आई का जिक्र नहीं है तो माइन नहीं होगा। फिर क्या लगाना चाहिए, आर्स लगाना चाहिए, जनरल सेंस में बात आई है। तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर पे लिखा है नीड, नीडेड, नीडिंग और नीड, ठीक है।
तो 23 में आते हैं, क्या लगाते हैं 23 में, यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन है 23 में देखिए, मोस्ट ऑफ न्यू अपॉइंटीज हैड नॉट सर्व्ड, तो ये हैड नॉट के बाद क्या लिखा है, सर्व्ड लिखा है इन ए स्कूल, और ये लिखा एंड लिखा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि अगर आपके पास एंड हो, ठीक है, फिर से देखिए ठीक से लिख नहीं पाए, अगर आपके पास एंड हो, ठीक, एंड के बाद एक ब्लैंक हो और एंड के पहले कुछ लिखा हुआ हो यहाँ, तो एंड के बाद जो होगा वो एंड के पहले वाले से क्या करना होगा, आप मैच करा दीजिए। नाउन तो नाउन, प्रोनाउन तो प्रोनाउन, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव, और ये कंपैरेटिव डिग्री तो वो भी कंपैरेटिव डिग्री। अगर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो यहाँ भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब बराबर बराबर होना चाहिए दोनों तरफ से। बात ठीक है, समझ में आ गई। तो यहाँ देखिए जो एंड लगा हुआ है, एंड के पहले क्या लगा हुआ है, हैड नॉट सर्व्ड, तो हैड नॉट सर्व्ड, अब ये हैड नॉट लगा, यहाँ सर्व्ड लगा, इसका मतलब हमें यहाँ भी कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी चाहिए। तो अब 23 पे हमें कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी है। 23 पे वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आ गई नीडेड, तो ये अब 23 फॉर्म ये लगा लिया 23 का। चलिए पढ़ते हैं 24 को। 24 में क्या पढ़ना है, दैट, दिस, देम, दोज। तो 24 में देखिए हम लोग हैं कहाँ पे, ये देखिए लगा है 24, एंड अलाउ, डिड नॉट अलाउ डैश, तो यहाँ लिखा कि बट सार टेन्योर डिड नॉट अलाउ डैश, तो यहाँ कोई सिंगुलर चीज़ लगानी होगी। सार टर्म टेन्योर उनको इस चीज़ को भी अलाउ नहीं करता, तो क्या नहीं अलाउ करता, डज नॉट अलाउ दैट, ठीक है, तो ये लग गया। देम लगाना नहीं है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, तो वो एडजस्ट वहाँ नहीं कर पाते हैं, बहुत कम समय रहता है, तो अलाउ दैट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, एनवायरनमेंट या एनवायरमेंटल वगैरह दिया हुआ है। तो देख लेते हैं कि हम क्वेश्चन में यहाँ भरना क्या है। तो मैंने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन की बात की थी कि यहाँ एंड लगा हो तो एंड के बाद वही चीज़ भरी जाएगी जो उसके पहले आई हो। तो यहाँ क्या हो गई, डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड चीज़ यहाँ पर क्या करनी है, हमें भरनी है। तो अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड कौन सी चीज़ आप भर पाएंगे, चलिए आंसर देखते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड जो चीज़ हम यहाँ पे भर पाएंगे वो क्या है, एनवायरनमेंट, ठीक है ना। एनवायरमेंटल तो होगा नहीं क्योंकि नाउन लगाना है हमें, ये एडजेक्टिव हो जाएगी, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये गलत हो गया। एनवायरमेंटली ये एडवर्ब हो गया, लगेगा नहीं। एनवायरमेंटलिस्ट क्या हो जाता है, ये पर्सन हो जाता है, लगेगा नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगाना है एनवायरमेंट, आपका आंसर क्या हो गया, इसका ए हो गया। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन CHSL 2020 के, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग इसी तरह से कुछ अगली बार तो आपका टर्न CGL का होगा ना। तो ठीक है, अगला वीडियो आपको जो मिलने वाला है डिस्कशन वो होगा CGL का दूसरा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो आप लोग अपनी राय देते रहिए, सुझाव देते रहिए, उसकी हमें बहुत ज़रूरत है। मैंने आप लोगों से कई बार कहा है, बार बार कहता भी रहूँगा, इस बात को कहने से ऊबूंगा नहीं, भले आप सुनते सुनते ऊब जाएँ, ठीक। तो मुझे सुझाव की ज़रूरत है, कुछ और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, या आप लोगों की कोई ख़ास डिमांड हो तो वो बताइएगा। तो जिन लोगों ने पिछला नहीं देखा हो, मान लो CGL वाला नहीं देखा है, तो वो लोग पीछे लिंक है उसी में से जाके CGL वाला भी देख लीजिए और डिस्कशन कंटिन्यू रखिए, यही आपके फ़ायदे की है। हाँ, एक बात जो और कहनी थी, जो बार बार कहता हूँ कि इस डिस्कशन के पहले आपने पेपर लगा तो ज़रूर लिया होगा, क्योंकि पेपर भेज दिया गया था तो लगाया क्यों नहीं होगा। जब भी डिस्कशन देखिएगा तो पेपर को सॉल्व करने के बाद ही करिएगा और ख़ुद का इवैल्यूएशन करिएगा। अगर आपको कोई और आंसर आया है और जो मैंने बताया है वो कोई और आंसर है और आप अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो यू मे आस्क फ्रैंकली, ठीक, डोंट हेजिटेट इन आस्किंग योर क्वेश्चंस, ओके। तो फिर मिलेंगे अगले सेट में, टिल देन टेक केयर और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।